बीते वक्त की सीख अपने दिल में बसाकर आने वाले वक्त का स्वागत कीजिए दिल खोलकर। बिल्कुल सिमरन, कुछ खट्टी और कुछ मीठी यादों के साथ एक साल तो और बीत गया। अच्छा, हाँ, कहते रतिका। हैं ना, जब भी कोई नया साल आता है तो हम हर कोई जो है एक नया रेजोल्यूशन बनाते हैं। हाँ। तो तुमने भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो बनाया होगा ना? हाँ, मेरा रेजोल्यूशन मैं बताऊं तुम्हें क्या है इस साल का? बताओ। तो मैं ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। और साथ ही मेरा मन ये भी करता है कि मैं अपने देश को ना नई बुलंदियों तक लेकर जाऊँ, यानी मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के सारे फर्ज निभाने की पूरी कोशिश करूँ। वाह सिमरन, यानी कि नेशंस कम्स फर्स्ट। हाँ। और हो भी क्यों ना भाई, हमारे देश से ही तो हमारी पहचान है। बिल्कुल। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना तो तभी साकार हो पाता है जब सभी लोगों को अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी पता हो। बिल्कुल दर्शकों, तो आज का ये जो डीडी मॉर्निंग शो है ये आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज डीडी मॉर्निंग शो की हमारी थीम है सचेत भारत सुरक्षित भारत। सचेत भारत सुरक्षित भारत, यानी आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी, और तभी तो हम आपके लिए लेकर आते हैं इतनी बेहतरीन जानकारी। बिल्कुल। और साल बदल रहा है, दौर बदल रहा है, और इसमें हमें भी बदलना चाहिए, यानी कि हमें ज़्यादा सचेत और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सावधान और ज़्यादा सचेत रहते हैं तो हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे, यानी कि सचेत भारत सुरक्षित भारत। बिल्कुल रतिका, तुमने सही कहा। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं कि सावधानी और सतर्कता के साथ हम अपने जीवन को कैसे और खुशहाल बना सकते हैं, इस साल को कैसे और यादगार बना सकते हैं। और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं नेशनल टीचर अवार्डी 2023 में ऋतिका आनंद। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। और साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे प्रोफेसर सुरभि पांडे का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया आपको भी, आप सभी लोगों को थैंक यू। तो मिस ऋतिका आनंद, आप एक टीचर हैं और ये बात समझती हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, वो देश की नींव होते हैं। अच्छा, वो जितने स्वस्थ रहेंगे, जितने इंटेलिजेंट होंगे, तो वो देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएंगे। तो आपको क्या लगता है आजकल के ये जो बच्चे हैं, इनको में किस तरह का आजकल के बच्चों में आप अंतर देखती हैं उनके परिवेश में? देखो, बच्चे तो हमेशा से मुझे लगता है फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, जिसे कहते हैं ना कि इनोसेंस से भरे प्यारे प्यारे होते हैं, लेकिन अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं तो कण कण उनका जो है टेक्नोलॉजी से भरा है ना। उन्हें मालूम है दे आर स्मार्टर देन द प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं देन दे कैन actually use technology for their convenience very nicely vis-a-vis what the previous generation would do. तो देखा जाए तो बहुत स्मार्टली हैंडल करते हैं वो इन चीज़ों को। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने जो बिगिनिंग में जो स्टार्ट किया कि किस तरह से सिमरन तुमने कहा कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, तुम्हें हर स्फीयर में काम करना है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों की जो है थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही हैं, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन कि वो बाहर जाएं, खेलें और फिज़िकली भी अपने आप को इन्वॉल्व करें। दूसरी एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि परिवेश की तुमने बात की, तो फैमिली सिस्टम देखो कितना बदल रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ना, जो हमारे देश की बुनियाद है, मुझे लगता है वो काफ़ी कहीं ना कहीं वी आर ऑन अ शेकी ग्राउंड, क्योंकि हमारे परिवार धीरे धीरे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो डाइल्यूट होती जा रही हैं। इफ़ यू सी द नंबर ऑफ डिवोर्स रेट्स इन इंडिया, दे आर इंक्रीजिंग, या सिंगल पेरेंटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा। सो सी देयर इज़ नथिंग रॉन्ग और राइट, बट कहने का मेरा भाव ये है कि जो वो एक कहावत है ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सो हर किसी की कितनी ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन रहती है, चाहे वो स्कूल हो और फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हों, कज़न्स, ताया जी, ताई जी, मौसा जी, मौसी जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, फूफा जी, मम्मी पापा तो हैं ही, दादा दादी तो हैं ही, और नाना नानी भी हैं। तो इन सबका जो एक मामा मामी को तो नहीं भूला मैंने। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि दैट
थिंक आई फील अगर वो सब फोर्सेस मिलके बच्चों की अपब्रिंगिंग में मदद करें तो क्या बात है, फिर तो मुझे लगता है वी आर इन द राइट डायरेक्शन। बहुत सही। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बच्चों की तो बात कर ली, लेकिन महिलाओं की बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है महिलाओं का। तो सुरभि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की चुनौतियाँ जो थी महिलाओं के सामने पहले थी और अब किस तरह की चुनौतियाँ हैं, क्या इनमें अंतर देखती हैं? पहले तो मैं कहूँगी कि आज के शो का जो नाम आपने चुना है, सचेत भारत, सुरक्षित भारत। भारत, यस, भारत का नाम हमेशा लिया जाता है भारत माँ की तरह जी। और जब हम भारत माँ की बात करते हैं तो यही वो देश है जहाँ पे माँ को बोला जाता है कि वो लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है। तो कहीं ना कहीं भारत में ये चीज़ जुड़ी हुई है कि वो सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो वो सशक्तिकरण इस नाम के साथ जुड़ा है। महिला का मैं कह सकती हूँ कि एक रोल तो बहुत चेंज हुआ है पहले से आज, जहाँ हम इन्फॉर्म सिटीज़न की बात करते हैं और जैसे कि रितिका जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी कितना इन्फॉर्म बना रही है, उसी तरीके से महिलाएं भी आज के समय में इस टेक्नोलॉजी या बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म में दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज़ कम, अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही हैं। आज आप देखेंगे कि महिलाएं आपको हर फील्ड में, हर एक एरिया में नज़र आती हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मैं बात करूं कि डॉक्टर और नर्स, टीचर ही नहीं, लेकिन आज वो एक ट्रक भी चला सकती हैं। तो ऐसी हर जगहें हैं जहां आपको महिला दिखाई देती है। तो ये वही भारत है जहां पे हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और सुरक्षित भारत की बात कर रहे हैं। तो महिला का एक योगदान है इसमें, बहुत बड़ा योगदान। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। तो मिस रितिका, बच्चे जो हैं, अब नया साल है, नया मौका भी है, तो बच्चों के पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, तो वो कैसे अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते हैं? ओके, सो रितिका, तुमने बात की अपॉर्चुनिटीज़ की। मुझे लगता है कि अगर हम एक कंप्लीट वेलबींग है ना हमारी, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो ह्यूमन बींग्स क्रिएट कर लेते हैं, है ना। हमें ज़रूरत नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुंचने की, बट ज़रूरत इस टाइम पर यह है कि किस तरह से जो विकास हो बच्चों का वो होलिस्टिक हो। अब इसके लिए मतलब अगर आप बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स वगैरह पढ़ते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी से हम काफ़ी प्रेरित रहे बहुत साल, लेकिन मुझे खुशी है कि अभी आज NEP में, NCF में हमने अपने उपनिषद से, तैतरीय उपनिषद से हमने पंचकोश कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा जो पूरा बीइंग है दैट इज़ मेड अप ऑफ, इट हैज़ 5 जोन्स। तो जैसे अन्नमय कोश है विच टॉक्स अबाउट योर फिजिकल वेलबींग, किस तरह से माँ बाप, टीचर्स और बच्चे खुद भी, कितना ज़रूरी है बैलेंस्ड डाइट लेना। अब हम सब, मैं कहूँ कि अरे हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को जंक फूड खाने से सही समय पर नहीं रोक पाते, है ना। सो फिजिकली आप कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न पे आप मिलेट्स के बारे में अगर बात करें, अच्छे से अच्छा बैलेंस डाइट खाएं, योग करना कितना ज़रूरी है। तो ये तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात है। हम बात करते हैं प्राणिक विकास की, ब्रीदिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। आपने किसी छोटे बच्चे को ब्रीथ करते देखा है? जब छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्फेंट्स होते हैं, लंबी सांस लेते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है और फिर पेट नीचे चला जाता है। वेरी राइट वे, करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। आप देखिए, आप नोटिस कीजिए कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं, जो बहुत गलत है ना। तो हमें भी लंबी सांस लेनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो इसी से तो वो कहते हैं आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलाने के लिए प्लग करेंगे तब जाके तो एनर्जी आएगी ना। तो एनर्जी कैसे आएगी? फ्रॉम अ लॉट ऑफ, यानी सबसे पहले तो रितिका मुझे ये समझ आ रहा है कि ब्रीदिंग फिर से सीखें हम, चैन की सांस। बिल्कुल चैन की सांस। बिल्कुल रितिका। और क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं अपने दर्शकों को कि ऑफलाइन वर्ल्ड में भी सेफ्टी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ऑनलाइन वर्ल्ड में। और फिर चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सिमरन सुरक्षा ना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी ना ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं जिन्हें हम बरत सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे, देखते हैं साइबर टिप्स। आज हम सबके हाथ में जो स्मार्ट कंप्यूटर है, आप ये समझ लें कि 80 के दशक के जो सुपर कंप्यूटर्स थे उनसे 1000 गुना फास्टर है, पावरफुल है। लेकिन हम सब जब इसे यूज करते हैं तो हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितना जटिल कंप्यूटेशन हो रहा है।
और इसीलिए ये कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं तो हमें पता हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा जिन डूज एंड डोंट्स को फॉलो कर आप 99% साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिजनों को बचा सकते हैं, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। आपको पता होगा कि OTP बहुत कॉमन चीज़ है। कोई ऐप डाउनलोड करना है या कोई बैंकिंग करनी है तो आपको OTP का इस्तेमाल करना होता है। क्या आपको पता है कि OTP में ऑडियो OTP भी होता है? बहुत कम लोगों को पता होगा। साइबर क्रिमिनल्स कई बार ऑडियो OTP का इस्तेमाल कर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी हालत में आप OTP किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो ऑडियो OTP ही क्यों ना हो। QR कोड, OTP ये आपके अपने इस्तेमाल के लिए है। जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, जब कोई बैंकिंग खुद करते हैं, खुद पैसा किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ना कि जब कोई और पैसा आपको भेज रहा हो तब वो OTP की ज़रूरत पड़े। और कोई आपको ये कहे कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, OTP शेयर कर दो, आपको हरगिज़ कभी भी आपको वो OTP शेयर नहीं करनी। आप सबको पता है कि व्हाट्सएप आने के बाद वीडियो कॉल बहुत ही सरल हो गया है, बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है, लेकिन इसी वीडियो कॉल की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर अननोन नंबर से आपके पास कोई वीडियो कॉल आ रही है तो आप 1 सेकेंड के लिए भी आपने उसको क्लिक कर दिया तो संभव है कि आपके स्क्रीनशॉट के बेसिस पे कोई मॉर्फ करके, डीप फेक यूज करके किसी भी पोर्नोग्राफिक इमेज या वीडियो में डालकर आपको ब्लैकमेल बाद में करने की कोशिश करेगा। इसको आजकल हम सेक्सटॉर्शन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी हालत में अननोन नंबर से वीडियो कॉल ना लें। अननोन लिंक, अनट्रस्टेड लिंक को कभी भी क्लिक ना करें, कभी भी टच ना करें, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हो सकता है कि वो आपको एक ऐसी जगह ले जाए जहां ऑटोमेटिक कोई आपके मोबाइल में बैकडोर डाउनलोड हो जाएगा। पासवर्ड, आपको पता है कि पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना होता है। पासवर्ड टेबल पे, ड्रॉवर में लिख करके नहीं रखना होता है। पासवर्ड सिर्फ याद करके रखना होता है। अगर आप कहीं लिखेंगे तो कोई उसका यूज करके आपके खिलाफ साइबर क्राइम भी कर सकता है या आपका फाइनेंशियल डिटेल्स लेकर के आपके पैसे भी निकाल सकता है। तो पासवर्ड में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या है? ऐसा पासवर्ड जिसमें कम से कम 12 से ज़्यादा कैरेक्टर हो, मिनिमम 12 कैरेक्टर, वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और उसमें कम से कम 4 चीज़ें हों, उसमें डिजिट भी हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। अगर आपने इतना इंश्योर कर लिया तो समझिए कि आपका पासवर्ड कोई हैक नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जब आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन हो। लेटेस्ट और स्टेबल वर्जन सबसे कारगर होता है। एंटीवायरस का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एंटीवायरस अपने सिस्टम को लेटेस्ट जो साइबर क्राइम हो रहा है, लेटेस्ट वायरसेज आ रहे हैं, उन सब के आधार पे अपडेट करते हैं और उन अपडेटेड डेटाबेस से आपके सिस्टम को चेक करते हैं कि कोई नया वायरस, कोई नया बैकडोर, कोई नया मॉलवेयर तो नहीं आ गया। तो ये बहुत ही कारगर चीज़ है। और अगर उसके बाद भी अगर साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है तो आप घबराएं नहीं। पुलिस की जो सुविधा है, आपको सहायता है, आपके लिए उपलब्ध है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP जो cybercrime.gov.in पे उपलब्ध है। पूरे इंडिया में ये कॉमन पोर्टल है जहां आप साइबर क्राइम को रजिस्टर करा सकते हैं। और उसके बाद भी आपको अगर ह्यूमन टच के लिए, पर्सनल टच के लिए आपको किसी से, पुलिस ऑफिसर से बात करनी है तो 1930 जो हेल्पलाइन है उस पर आप बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं और आपकी समस्या का तुरंत निराकरण किया जाता है। यहाँ तक कि अगर आपके पैसे चले भी गए हैं तो साइबर क्रिमिनल के अकाउंट में अगर वो पैसे नहीं निकले हैं तो अगर आप शीघ्र ये खबर आप साइबर क्राइम पोर्टल पे डालेंगे, NCRP पोर्टल पे डालेंगे तो आपको वो पैसे वापस भी मिल सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं नए साल की और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सावधानियों को बरत कर आप अपना जीवन साइबर क्राइम फ्री रखकर खुशहाल रखेंगे। तो प्रोफेसर सुरभि, अभी हमने अपनी साइबर टिप में जाना कि साइबर वर्ल्ड में रहकर हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि साइबर की जो दुनिया है बहुत बड़ी है और हम इसमें रहना इतना पसंद क्यों करते हैं? तो मैं यदि साइबर की बात करूं, इंटरनेट, तो आज इंटरनेट पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है।
और ये वो इंटरनेट है जहाँ पे हम अपनी बातों को बहुत तरीके से रख सकते हैं, जैसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आज देखिए हर कोई सोशल मीडिया में जिसको फ़ोटो लगानी है, जो बातें कहनी है, वो किसी से कहीं पे भी कभी भी जुड़ सकता है। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज़ द बेनिफिट, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कनेक्टिविटी के साथ अपॉर्चुनिटी भी देता है। अब कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत सारे, जैसे हम बात कर रहे हैं सुरक्षा की, तो वो सुरक्षा भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम एक्सपोज होते हैं, वनरेबल भी है। अब वनरेबल है किस तरीके से, और महिलाओं के लिए स्पेशली हम ये बात क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसके जल्दी विक्टिम बन जाते हैं। मैं खुद महिला हूँ और ये बात इस मंच के तहत कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बहुत सारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम चीज़ें हैं, यहाँ तक जीमेल से लेके आप यूट्यूब से लेके हर कहीं हैं। अब आप जब एक्सपोज होते हैं तो किस तरीके से आपके साथ क्या क्या अपराध भी हो सकते हैं और आपसे इन्हें बचना कैसे है हमें। जैसे आपने सुना होगा साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़ोटोग्राफ को मॉर्फ कर दिया जाता है, आइडेंटिटी ले ली जाती है, और एआई के ज़माने में जहाँ डीफेक कर दिया जाता है फ़ोटो को, तो सही गलत को पहचानना बहुत ही मुश्किल है। आपसे कौन बात कर रहा है, वो बहरूपिया तो नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो बात करते करते ये किसी एक्सटॉर्शन में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल। तो ऐसे वायलेंस और ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए भी भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इनमें से ही एक इनिशिएटिव है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड, यानी कि भारत सरकार एक ऐसी स्कीम ही लेके आता है जहाँ पे महिला को ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी सेफ्टी टिप्स भी होती हैं जो हमें ध्यान रखना है कि अपनी आइडेंटिटी हमेशा प्राइवेट रखनी चाहिए, लॉक रखनी चाहिए, और जैसा कि अभी हमने देखा कि साइबर टिप्स में अपने पासवर्ड को कैसे प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। हर किसी से हम ये ना समझें कि जो बात कर रहा है वो ओरिजिनली है, तो बात करते समय भी हमें बहुत ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी सेफ्टी टिप्स हैं जिन्हें हम ध्यान रखें, और यदि महिलाओं के साथ कभी भी या किसी के साथ भी कुछ भी होता है तो हमेशा ध्यान रखें आपके साथ एक हेल्पलाइन नंबर जो रहता है 1930, और किसी भी साइबर अपराध में आप cybercrime.gov.in पे साइबर क्राइम को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। डिजिटल शक्ति बहुत ज़रूरी है जो महिलाओं के साथ है। जी, तो महिलाओं की बात करें चाहे बच्चों की बात करें, समहाउ हम ये कहते हैं कि दे आर वल्नरेबल, स्टिल वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो अब सोशल मीडिया का क्रेज़ तो हम सभी को है, हम सबके अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर अपनी प्रोफाइल्स हैं, हम फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, तो यंगस्टर्स इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे में रतिका मैम, आपको क्या लगता है कि कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पर जब हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? आई थिंक मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। द रूल्स डेफिनेटली अप्लाई टू द चिल्ड्रन ऑल्सो, कि एक तो सबसे पहले आप इसमें पेरेंटल गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो क्या पेरेंट्स ने, जब आप एक कंप्यूटर या बच्चे किसी टैबलेट पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो टैबलेट, कंप्यूटर एक पब्लिक, एक ऐसा नहीं है कि एक कमरे के किसी कोने में है जहां बच्चा अकेला उसके साथ इज सिटिंग विद द डिवाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां आते जाते कभी ना कभी नज़र पड़ती रहे। और दूसरी बात यह है, जैसा मैम ने कहा, कि पासवर्ड प्रोटेक्शन ज़रूरी है। और आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पेरेंटल गाइडलाइंस के लिए उन्होंने प्रॉपर एक प्रोटोकॉल निकाला है। सो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है उस प्रोटोकॉल को रीड करके, फॉलो करके, ताकि कोई ऐसा कंटेंट जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए वो वहाँ फ्लैश हो। सेकेंड चीज़, साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं बच्चे, जिसमें 3 पार्टीज जनरली इन्वॉल्व रहती है ना। एक तो बच्चा जो बुली हो रहा है, एक जो बच्चा बुली कर रहा है, और मेनी टाइम्स एक ऑब्जर्वर भी होता है जिसे पता है कौन किसे बुली कर रहा है। तो इन तीनों को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे बुली हो रहे हैं उन्हें बिल्कुल अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के पास जाके, स्कूल काउंसलर के पास जाकर इससे बात करनी चाहिए। यदि आप बुली हो रहे हैं किसी आईडी से, सबसे पहले आपको उस आईडी को ब्लॉक करना है और कभी भी उस मैसेज का जवाब नहीं देना या किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना। ये तो पहला रूल है। जो बच्चा बुली कर रहा है उस पर ध्यान हमारा बहुत कम जाता है ना। हम हमेशा विक्टिम की साइड पे हमारा ध्यान रहता है, लेकिन जो बच्चा बुली कर रहा है, प्लीज़ रिमेंबर, वो भी कहीं ना कहीं बुली हुआ है किसी ना किसी फॉर्म में, इसीलिए वो बच्चा अब बुली बन गया है। बिकॉज आई बिलीव मिसबिहेवियर इज अ फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन।
जब कोई बच्चा मिसबिहेव करता है, वो कुछ कहना चाह रहा है, वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है जो वो नहीं कर पा रहा, एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ डूइंग इट। और इस बात को समझना कितना ज़रूरी है ना कि चाहे हम एक्यूज की बात करें दूसरी तरफ या फिर हम विक्टिम की बात करें, लेकिन आपको वो भी साइकोलॉजी समझनी चाहिए जो बिल्कुल। बुली कर रहा है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड समथिंग हियर, जैसे कि रितिका जी ने कहा कि ये हम सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि यदि फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं या फिर व्हाट्सएप पे हैं, आपके साथ एक हेल्प सपोर्ट सिस्टम होता है। तो आप ब्लॉक तो ज़रूर करिए, बट आप फेसबुक हेल्प सपोर्ट या व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम का सपोर्ट आपके साथ है, वो सपोर्ट ऑप्शन वहीं पे आपको मिलता है। और फिर भी आपको लगता है कि आपकी समस्या यदि सॉल्व नहीं हो पाई है, आपकी ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं हो पाई है, तो भारत सरकार ने ग्रीवेंस एड्रेसल अपलेट कमेटी बनाई है, जिसे हम कहते हैं gac.gov.in। आप यहाँ पे भी जाके अपनी सारी समस्याओं को भी रख सकते हैं, और एक स्टिपुलेटेड टाइम लाइन भी है कि 2 दिन में यदि आपकी ऐसी समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं तो आप यहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ और, अगर आप ऑब्जर्वर हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि विक्टिम है, बुली है, और एक तीसरा ऑब्जर्वर है, उसे मालूम है ऐसा हो रहा है, तो आई वुड लाइक टू अर्ज कि आप चुप नहीं बैठेंगे, आप भी टीचर्स को रीच आउट करें, स्कूल को रीच आउट करें, और जिसे कहते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ तो ऑनलाइन हो रही है, लेकिन एक फिजिकल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना बच्चों के लिए बहुत हम ज़रूरी सभी है। की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, देयर शुड बी अ कल्चर ऑफ काइंडनेस। तो जहाँ हम समझे कि ऑनलाइन की जो दुनिया है इतनी बड़ी, इसके पॉजिटिव साइड्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन वर्ल्ड की, लेकिन हमारे आसपास ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल रतिका, मैं समझ गई, तुम हमारे एनवायरनमेंट की बात कर रही हो ना। बिल्कुल, और क्यों ना करे, भी प्रकृति हमें इतना कुछ देती है तो उसके लिए हमारे भी तो कुछ फर्ज बनते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल रतिका, कुदरत ने इतने अनमोल उपहार हमें दिए हैं, हमारा फर्ज बनता है ना इनकी सुरक्षा करना। तो कैसे करेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, साथ ही अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नए साल की शुरुआत हो गई है, और जैसा कि हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारे जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेहद महत्व होता है। और हम अगर सुबह से लेके रात को सोने तक अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को ध्यान से अगर देखें, तो हम पाएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितना गहराई से हमारे जीवन के हर पल में जुड़ा हुआ है। वो हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में योगदान दे। तो इसके लिए आज जो हम अपने चारों ओर ग्लोबल वार्मिंग और स्मोक और पोल्यूशन दोनों मिलके जो स्मॉग की सिचुएशन अभी सर्दी के दिनों में उत्पन्न करते हैं, इसमें भी हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इस पर्यावरण की जो क्षति है उसे रोकने में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही मददगार होते हैं। तो हम अपने पृथ्वी पर जीवन को जितना दीर्घकालिक सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, उसमें हमारी समझदारी, हमारा जो ये साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, उसके प्रयोग की आवश्यकता है, जिसका जिक्र हमारे भारत के संविधान में भी किया गया है, अनुच्छेद 51AH के अंतर्गत, कि हमारे पास जो भी प्राकृतिक और पर्यावरण के संसाधन हैं, जिसमें पानी, हवा, पर्वत और जीव जंतु और पेड़ पौधे, इन सभी प्राकृतिक संसाधन को हमें सुरक्षित और सहेज कर रखने की आवश्यकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आवश्यक है और समय की ज़रूरत है, जो कि इको फ्रेंडली हो और जिसमें हमारे ज़िंदगी को आसान बनाए, और उसके साथ हमारे पर्यावरण को और उसके साथ जुड़ा हुआ जो हमारा मानव अस्तित्व है उसको भी बचा के रखने में सहयोग करें। यदि हम व्यक्तिगत स्तर पे बात करें तो 2-3 छोटे छोटे कदम उठा के हम अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि पानी अनावश्यक रूप से लोग प्रयोग करते हैं। प्यास अगर आधे गिलास की है और हमने पूरा गिलास ले लिया और 2 घूंट पी के छोड़ दिया, तो वो पानी डस्टबिन में चला जाता है और उसको वेस्ट कर दिया जाता है। पानी बहुत कीमती है
जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी प्रयोग किया जाए, पिया जाए। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट के समय हम यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें तो उसका जो मोटर व्हीकल के जो पोल्यूशन है, फॉसिल फ्यूल है, उसका उत्सर्जन वायुमंडल में कम से कम होगा। तो उससे हम कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करने से बचेंगे और ये तभी संभव है जबकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। हम अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसको हरा भरा बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं और इसके लिए हमें जहाँ तक संभव हो अपने किसी जन्मदिन के अवसर पे या विवाह का वर्षगांठ हो, इन अवसरों को एक अच्छा मौका देखकर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और यह नया वर्ष 2024 आप सभी के जीवन में सुखकारी हो, मंगलकारी हो और आप प्रकृति और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में इस वर्ष नए संकल्प लें, नए कदम उठाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो प्रोफेसर सुरभि, हमने अभी एनवायरनमेंट पे ये रिपोर्ट देखी, तो आजकल जो हम अपनी ज़रूरतों के ना सारे सामान इकट्ठा करते हैं, अपनी जो लाइफ है उसको आसान बनाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। इन सब कोशिशों में कहीं ना कहीं हम अपने वातावरण को नुकसान पहुंचा देते हैं, जाने अनजाने। तो ऐसी कौन सी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे या पहुंचे ही ना? जैसे आपने कहा, काफ़ी कुछ जोड़ने में कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और एक जागरूक नागरिक होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ हम इतनी सारी सुरक्षता की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट और आई थिंक हम सभी लोगों को इस प्रोटेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली महिलाएं, जैसे हम घर को प्रोटेक्ट करते हैं वैसे ही आज आप देखेंगे विमेन पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट प्रोटेक्शन हैज़ ऑल्सो गॉन अप। जहाँ हम बात करते हैं कि महिलाओं को रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों में भी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना ज़रूरी है और उतना ही यूज़ करें जितना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस बात को तो हम सभी समझते हैं, लेकिन रतिका मैम, जब हम बच्चों की बात करते हैं, अब उन्हें समझाना तो ये थोड़ा सा मुश्किल है ना। उन्हें कैसे समझाएं कि पर्यावरण कितना ज़रूरी है, पेड़ लगाने कितने इम्पोर्टेंट हैं? टीचर्स के पास होती है ना मैजिक वॉन्ड, तो वो मैजिक वॉन्ड क्या है? सबसे पहले तो बच्चों को एनवायरनमेंट, नेचर के करीब लेके जाना, अप्रिशिएट करेंगे जिस दिन वो नेचर को, मुझे लगता है कि वहीं से हमारी क्लास शुरू हो जाती है। उन्हें होमवर्क देना, जैसे थोड़े से अगर मान लीजिए 10-12 साल के बच्चे हैं तो वो अपना किचन गार्डन खुद मेंटेन कर सकते हैं। स्कूल में वेस्ट सेग्रीगेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है उस पर क्या चर्चा हो सकती है। और मुझे लगता है स्कूल्स एक कितने ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत सारे डिबेट्स, बहुत सारी बातचीत हो सकती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ह्यूमन माइंड ऐसे वर्क करता है, जहाँ मैंने आपको फैक्ट्स दिखा दिए वहाँ आपका दिमाग जो है, जहाँ मैंने आपको डाटा दिखा दिया कि देखिए वाटर पोल्यूशन से ये हो रहा है, इतने टन प्लास्टिक पड़ा है वाटर बॉडीज़ में, फिर उसे मछली ने खाया, वो माइक्रो जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो आपकी बॉडी में आ गए और किस तरह से लोग कैंसर से मर रहे हैं। तो ये यदि एक एक्सपर्ट विद डाटा हम बच्चों से बार बार इसके बारे में बात करें तो बहुत, मुझे लगता है बहुत हद तक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बट स्टार्ट कहाँ से होगा? ये अप्रिशिएट करना है एनवायरनमेंट को, नेचर के साथ समय बिताना ही पहला स्टेप है नेचर को अप्रिशिएट करने के लिए। मुझे लगता है कि डेली टू डेली जैसे हम बच्चों से बात करते हैं तो उसी में ही, उस बातचीत में या खेल खेल में ही उन्हें समझाएं। पेरेंट्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब बच्चे कहते हैं मुझे नया कपड़ा चाहिए, मुझे नया कोट चाहिए। अब आप पुराने जमाने में देखिए कि बड़ा बच्चा कोट पहनता था, फिर छोटा पहनता था, अभी सबको हर चीज नई चाहिए। अब उस यूज एंड थ्रो के कल्चर में जो सस्टेनेबल लिविंग की बात है वो तो कहीं, मुझे लगता है कहीं पीछे रह गई है। तो यूज एंड थ्रो ना करें, सस्टेनेबल लिविंग पर ध्यान दें और कंज्यूमरिज्म की तरफ ना जाके, अगर दोबारा यूज कर भी ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपसाइकिल करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें, अपनी वेस्ट प्रोडक्शन रिड्यूस करें। थैंक यू। सो प्रोफेसर सुरभि, विकास के लिए विज्ञान ज़रूरी है, उसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो पारंपरिक ज्ञान और आज की किताबों का या आज के इंटरनेट का ज्ञान किस तरह से महिलाओं के जीवन में एक वैल्यू एडिशन कर रहा है?
तो आज हम बात करते हैं डिजिटली ऑल, जेंडर इक्वालिटी इन द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म ऑल्सो। इसको इतना ज़्यादा एम्फोसाइज शायद इसीलिए किया जा रहा है कि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं भारत को लेके। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एक कनेक्टिविटी, एक अपॉर्चुनिटी देता है, वो एक पुरुष को भी मिलती है और एक महिला को भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेम वर्ड आया, राइट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि महिला भी टेक्नोलॉजी में जाए, ऐसी स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी सारी चीज़ों में अपना योगदान करे, because the women equality in the inclusion of social, economic and political participation is equally very important when we talking about the nation building. Therefore you may find बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं पुराने से नए ज़माने में, कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के ऐसी बहुत सारी जगहों पे हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो क्रिकेट खेल ही क्यों ना हो चाहे वो नासा ना हो, या आप देखें कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, या फिर हम बात करें भारत की सुरक्षा की, महिलाएं हर कहीं अपना योगदान दे रही हैं और पार्टिसिपेशन हो रहा है उनका। बिल्कुल। तो आज जैसे हम देखते हैं ना, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। प्रतिका, जब हम छोटे थे कंपटीशन तो तब भी था, लेकिन आज मुझे लगता है विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इट हैज़ एक्सपैंडेड। राइट। कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आप कहीं भी पूरे देश में, दुनिया में आप compete कर रहे हैं। तो ऐसे में मैम बच्चों को एक सेफ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट कैसे हेल्प करता है कि वो अपने गोल्स तक पहुँचे? आजकल जैसे तुमने कहा, वहीं से शुरू करूंगी, सबको फोमो है ना, हाँ, fear of fear of missing out missing है out। ना। तो मुझे लगता है कि वो बच्चों में भी है, और क्योंकि हम इस डिजिटल एरा में हैं तो कहीं लगता है कि कहीं, और देखो फ्लक्स ऑफ नॉलेज कितना है, इतना फ्लक्स है नॉलेज का, जिसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन नहीं, आई वुड से नॉलेज विच इज एक पेडेस्टल हायर है, तो उससे डेफिनेटली एंजाइटी और कंपटीशन और का सेंस रहता है, जो बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में, नकारात्मक डायरेक्शन में बच्चों को लेके जा सकता है। मैं वहीं पर वापस आऊंगी जहां से हमने शुरू किया था, पंचकोश। मैंने अन्नमय कोश की बात की थी, मैंने बोला था कि प्राणिक विकास की बात की थी। मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और चैतसिक विकास जब होगा तो ये जो कंपटीशन वाली जो भावना है ना, ये अपने आप सेटल हो जाएगी। इसके लिए हमें करना ये है कि बच्चों को जिसे कहते हैं ना कि गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू म्यूजिक, डांस, कल्चर, आर्ट, जब आप करते हैं तो मन को खुशी जिससे मिलती है, जिससे इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों का होता है, एंड एट द एंड आई वुड से कि निष्काम सेवा, जब बच्चे सेवा करते हैं, जब बच्चे सोशल वर्क करते हैं, सेल्फलेस आप सर्विस करते हैं, तो आप एक हायर पेडेस्टल पे पहुंचते हैं, आप कंपटीशन से आगे हो जाते हैं। आपका कंपटीशन आप खुद हैं, जो आप एक दिन पहले थे। बिल्कुल। तो सिमरन एक बात बताओ, हाँ? अच्छा, तुम चाहती हो ना कि समाज में सब कुछ ठीक हो? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। अच्छा, सब अपने फर्ज जो है वो बहुत अच्छे से निभाएं, बिल्कुल, और कोई किसी का बुरा ना करे। हाँ, पर ये सब कुछ होगा कैसे? मुझे लगता है ये सब कुछ ना हमारी जो देश की कानून व्यवस्था है ना, वही इंश्योर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो प्रोफेसर सुरभि, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हम ऑनलाइन दुनिया की बात कर रहे थे, तो ऐसे में कानून की सही जानकारी होना कितना ज़रूरी है? ओह, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे शुरू में हम बात कर रहे थे कि रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट ज़रूर करें कब अपराध हो, इसी तरीके से हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी सुरक्षा के लिए कानून में क्या चीज़ें हैं, कौन से एक्ट और सेक्शन बनाए गए हैं। इस मंच के द्वारा आज मैं सबको एक और ये मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, महिलाओं हो या कोई भी हो, कभी भी किसी के साथ कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कहते हैं ना, कोई भी समस्या आती है, तो एक नंबर ज़रूर याद रखें, जिसे हम कहते हैं 112। जी, 112 एक ऐसा नंबर है जो कि एक भारत और वन नेशन वन इमरजेंसी नंबर है। चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो एक यंग इंसान हो, चाहे वो महिला हो, कभी भी आपको लगता है कि आप किसी भी दिक्कत में हैं, डिस्ट्रेस में हैं, तो एक SOS नंबर है आपके मोबाइल फ़ोन पे, आप 112 डायल करें और आपके लिए आपकी सरकार खड़ी है सुरक्षा के लिए। ये हमारी वही पुलिस है जो दिन रात हमारे लिए काम करती है। इसके अलावा हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि यदि हमारे साथ कोई साइबर की दुनिया में अपराध होता है, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से बहुत सारे सेक्शन और एक्ट भी बनाए गए हैं। IT एक्ट है जो कहीं आपको सुरक्षित करता है। यदि आपके साथ कोई अपराध हो तो cybercrime.gov.in पे इस अपराध को ज़रूर रजिस्टर करें, और दिक्कत हो तो एक हेल्पलाइन नंबर भी याद रखें, 1930। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ग्रीवेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जहाँ आपको वर्क प्लेस पे
या समाज में लगती हैं, तो हमारे लिए इसी तरीके से एक पॉश एक्ट बनाया गया है, दैट इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये जो पॉश है, या फिर हम बात कर लें पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है, वर्क प्लेस हो गया या समाज के लिए भी। इसी तरीके से भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट के तहत ही भारत सरकार ने ही बनाई है, चाहे वो निर्भया स्कीम हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या फिर महिला सशक्तिकरण हो, उज्ज्वला स्कीम हो, या फिर मैं बात करूं कि आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक अपना एक एक रोल प्ले करना है। ऐसी बहुत सारी स्कीम भारत में हैं, डिजिटल शक्ति से लेके, जहां आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, लेकिन जहां आपने कहा सचेत, यानी कि इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या है जिससे मैं सुरक्षित महसूस करूं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। कभी भी कोई भी दिक्कत है तो 1930 कॉल उठाएं और यदि कभी भी कोई भी डिस्ट्रेस कॉलर है, आपके साथ कोई भी समस्या होती है, तो 112 ज़रूर डायल करें। ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखें। हम हमेशा ये कहते हैं ना कि अपने अधिकारों का हम सभी को पता होना चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है ये, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो महिलाएं तो, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज़ों को समझते हैं, तो एक लेवल पे जैसे हम जानते हैं अपने अधिकार, लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो अब बच्चों को कैसे पता लगे उनकी क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो फ़र्ज़ किसका बनता है? सिमरन, बच्चों के लिए हम शुरू से ही उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताना, उनके अधिकारों के बारे में, अच्छा उनको तो हम बता सकते हैं, उनको हमने समझा दिया, क्लास में प्ले करा दिया, जिससे बच्चों को मालूम पड़ गया कि मुझे यहाँ कोई इस तरह से छू नहीं सकता है, मुझसे कोई इस तरह से बात नहीं कर सकता। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एज टीचर्स और जो सहकर्मी हैं स्कूल में, चाहे वो बस ड्राइवर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, या जिनकी ड्यूटी वॉशरूम्स में भैयाज दीदीज जो रहते हैं पूरे स्कूल में, उनको बताना कि व्हाट इज़ पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो 2012 का हमारा एक्ट है, जो एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, जिसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स बट all the genders which have to be protected against any sexual offense, जिसमें इनफैक्ट अगर किसी बच्चे को कोई आपत्तिजनक पिक्चर भी दिखाई जा रही है, वो भी इट्स इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। किसी बच्चे की स्पेस इन्वेड करना या किसी बच्चे पर किसी को असहज महसूस कराना भी उस सेक्शन का पार्ट है। तो ये तो मुझे लगता है अडल्ट्स को ही नहीं पता, तो बच्चों को तो हमने बता दिया ये गुड टच है, ये बैड टच है, तो अडल्ट्स को भी तो बताना ज़रूरी है कि क्या पनिशेबल है और क्या नहीं। तो उसके लिए कांस्टेंट वर्कशॉप्स स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए, अभिभावकों के लिए और सहकर्मियों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो सिमरन, फिर चाहे ऑनलाइन वर्ल्ड हो या फिर हमारी कानून व्यवस्था हो, पर्यावरण हो या फिर हमारा स्वास्थ्य हो, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा है ना? हाँ रतिका, सब कुछ जो है ना वो हमारे लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है। और क्या तुम जानती हो, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, तो इसमें केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही नहीं आती, बिल्कुल इसमें हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल वेलबींग है, उसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो कैसे मेंटेन करें हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि ज़िंदगी में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही ना। तो फिर क्यों ना एक हेल्दी जीवन जिया जाए, जानते हैं कैसे इस रिपोर्ट के जरिए। तो 2024 जैसे अब नया साल स्टार्ट हो चुका है, तो हम सभी को अपनी लाइफ में कुछ अच्छा लाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे डूज़ एंड डोंट्स अबाउट योर हेल्थ एंड फिटनेस। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए अपने हेल्थ के लिए एक एक्सरसाइज पैटर्न हमें रोज़ अपने लाइफ में स्टार्ट करना पड़ेगा। आधा घंटा व्यायाम करें या जॉग करें या वॉक करें, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। आधा घंटा आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि अल्कोहल है, टबैको है, क्योंकि इन सी चीज़ों से बहुत सी बीमारियां होती हैं। ना सिर्फ कैंसर्स होते हैं, लंग डिजीज़ होती है, लीवर डिजीज़ होती है, बल्कि इसके अलावा भी कई तरह के नुकसान हमारे बॉडी में होते हैं। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि आप पानी की मात्रा बॉडी में जो आप सेवन करते हैं उसको अच्छी मात्रा में लें। ऑन एन एवरेज हम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ लेने के लिए कहते हैं, यानी कि 10 से 12 गिलास। इस पानी ज़्यादा लेने से आपके बॉडी में इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं, स्टोन बनने के चांस कम होते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, इसके आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। इसके अलावा आपको जो हमारे सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आपको लेना चाहिए, ना कि प्रिजर्व्ड फूड है
जैसे कि आप देखते हैं आजकल जंक फूड बहुत चलता है, प्रिजर्व फूड, वो नहीं लेंगे बिकॉज उसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर्स भी कर सकते हैं और वो हमारे बॉडी में मोटापे को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए सीजनल फ्रूट्स एंड फ्रूट फ्री वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। आपको जंक फूड अवॉइड करना है और इसके अलावा अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाना है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आपको हटा देना है। तो अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है, आपको काफ़ी घंटे तक बैठे रहना पड़ता है, तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कुछ देर के लिए बाद आप उठ जाएं और थोड़ा घूम के आएँ, वॉक करके आएँ, ताकि आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी ना रहे। क्योंकि ओबेसिटी यानी कि मोटापा होने से भी लाइफ में बहुत सारी डिजीज़ अपने आप आ जाती हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये बीमारियाँ, और जो इवन कैंसर्स भी होते हैं जो मोटे पेशेंट्स में होते हैं वो ज़्यादा घातक सिद्ध होते हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करिए। और इसके अलावा आपके अगर कोई बीमारी है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़, आपको समय समय पे चेकअप करवाना है। क्योंकि अगर आप समय समय पे चेकअप कराएंगे तो बीमारियां ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी तो आपके कॉम्प्लिकेशन से आप इससे बच सकते हैं। हाल ही में कोविड के कुछ केसेस बढ़े हैं और अब हम लोगों ने ये सीख लिया है कि हमें कोविड के साथ ही जीना है, लेकिन हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है ताकि कोविड के साथ हम रहें लेकिन कोविड हमें नुकसान ना पहुँचा पाए। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, मुझे लगता है काफ़ी कम लोग हैं, बट अगर कोई ऐसा बचा है तो डोज़ 1, डोज़ 2 और थर्ड डोज़ तीनों लगवा लें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी आजकल सरकार सब तरफ जो है प्रार्थना कर रही है, हमको अब वापस उस मोड में आ जाना चाहिए। मास्क पहनना है जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, और लोगों से जो है आप कोशिश यही करें कि नमस्कार करें, ना कि हाथ मिलाएं, क्योंकि जहाँ भी भीड़ का इलाका है वहाँ पर आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने आप को सेक्लूड कर लें आपको, और फिर डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो टेस्ट भी करके देख सकते हैं। क्योंकि आजकल जो नया वेरिएंट आया है JN1 वेरिएंट जो आ रहा है वो काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं तो हम इससे लड़ सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक प्रार्थना और रहेगा कि अगर आपको कोई बीमारी स्टार्ट होती है, कोई आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं अपने अंदर, तो उसको इग्नोर ना करें, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपकी बीमारी का समय पे डायग्नोसिस हो सके और समय पे उपचार हो सके। और दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं नव वर्ष है, इसमें हम बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं ना रतिका। बिल्कुल। तो अभी हमने एक लास्ट रिपोर्ट देखी थी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कि लाइफस्टाइल कितना हमें इफेक्ट करता है, हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो रतिका मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल कैसे हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे जीवन के डिसीजंस को कैसे इफेक्ट करता है? मुझे लगता है लाइफस्टाइल ही हमारे जीवन के सब डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है, इसलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करें। सब चीज़ों को, जैसे ना मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो जीवन है ना वो एक वेजिटेरियन थाली की तरह होना चाहिए। पता है कैसे? सब्जी, दाल, रोटी, चावल, पापड़, अचार, सलाद, सब कुछ की मात्रा, सही मात्रा उस थाली में होनी चाहिए। तो फिजिकल हेल्थ के लिए आप कुछ कर रहे हैं, कुछ मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, इमोशनल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, और एक अपने सेफ्टी नेट अपने परिवारजनों के साथ सही समय आप अगर व्यतीत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को एक थाली प्रिपेयर कर लेनी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। इस नए साल में, जिसमें सब चीजों का सारी स्वाद अरे होना अरे चाहिए। गुलाब जामुन भूल गई थी मैं। वाओ, डेजर्ट होना बहुत जरूरी है। मीठा होना मीठा बहुत होना जरूरी है। बिल्कुल। और नए साल का वक्त है तो मीठा तो बनता ही है। तो प्रोफेसर सुरभि, ऑनलाइन लाइफस्टाइल को मेंटेन करते करते कहीं ना कहीं हम ऑफलाइन जो हमारा लाइफस्टाइल है या हमारे जो परिवार वालों के साथ जो हमारा एक रिश्ता है उसे कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है इस पर? तो जैसे इन्होंने कहा, एक कंप्लीट थाली चाहिए। हाँ। उस कंप्लीट थाली में ऑफलाइन और ऑनलाइन ज़िंदगी दोनों आ गई है। पहले सिर्फ ऑफलाइन ही होती थी, अभी ऑनलाइन भी आ चुकी है, और सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। यही बैलेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि घर परिवार या फिर मैं समाज की बात करूँ, हर जगह एक बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस आप ही डिसाइड करते हैं कि ये वर्क लाइफ बैलेंस, चाहे आज लोग बात कर रहे हैं इमोशनल क्वेश्चन की, कि अपने इमोशनल वेलबींग जिससे आप कनेक्ट करते हैं और दूसरों को भी समझ पाते हैं बेहतर तरीके से, उसको थोड़ा बैलेंस, उसमें एक इंटेलिजेंस की खास ज़रूरत है। उस बैलेंस थाली में मीठे के साथ इस तड़के को भी लगा लीजिए, आप देखेंगे कि ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो गई है, बहुत सुंदर हो गई मुझे है। उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। जी, बिल्कुल। इमोशनल कनेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी जी हाँ। इंपॉर्टेंट। तो दर्शकों, चाहे लाइफ हो या आपका जीवन हो, चाहे हेल्थ हो या वेल्थ हो, एनवायरनमेंट हो या फिर लॉ हो,
बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्म्ड रहना, सचेत रहना, सतर्क रहना। इसी के साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारी शिक्षा है, हमारे मूल्य हैं, लगातार हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर ले जाते हैं। और दर्शकों, हमारा पारंपरिक ज्ञान यानी ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ जब आधुनिक ज्ञान मिलता है ना, इनके अमालगमेशन के साथ ही तो बनता है नया भारत और सुरक्षित भारत। और सिमरन, इसी साल ही क्यों, बल्कि मुझे तो लगता है हमें अपनी ताउम्र जो है ना, अपनी बेहतरी और अपनी तरक्की पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और जी हाँ। आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा रतिका। सबसे पहले तो हम खुद इन बातों पर ध्यान देंगे। बिल्कुल, और चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और ये महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे हमारे दो बेहतरीन मेहमान, रतिका आनंद जी, प्रोफेसर सुरभि पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सभी आप लोगों दोनों को को। नया वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हार्दिक बधाई हमारे व्यूअर्स को भी जो हमें आज इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम चारों महिलाएं एक साथ जुड़े हैं। हाँ। तो विकसित भारत, सुरक्षित नारी भारत। शक्ति। यस, नारी शक्ति। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।